हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी शब्दावली। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द लिए हैं और उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो शब्द हमने लिया है वह लिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी कहते हैं। ठीक है। यह जो है मानव निर्मित यह एक ऐसी गैस है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, AC आदि में किया जाता है। इसका सांद्रण समताप मंडल में बढ़ता है। क्या होता है? इसका सांद्रण जो है वह समताप मंडल में बढ़ता है, तब यह मुक्त क्लोरीन का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? मुक्त क्लोरीन का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। क्या करता है? क्लोरोफ्लोरो गैस जो है यह जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम देखते हैं ओजोन। ओजोन का जो ओजोन को हम O3 के नाम से जानते हैं। ठीक है। यह जो समताप मंडल में समताप मंडल में ओजोन 20 से 25 किलोमीटर के बीच एक परत बनाकर पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। उसे हम ओजोन कहते हैं। क्या करती है? यह जो है 20 से 50 किलोमीटर के बीच एक परत बनाती है। उस परत में पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, यानी वह जो है CFC गैस को नीचे नहीं आने देती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं मीथेन। मीथेन जो है इसको CH4 के नाम से जानते हैं। इस गैस का अधिकांश भाग जैविक स्रोतों से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? जैविक स्रोतों से उत्पन्न होता है। ठीक है। चावल की खेती, कंपोस्ट खाद के निर्माण से मीथेन गैस बनती है। यह कैसे बनती है? चावल की खेती से, कंपोस्ट खाद के निर्माण से यह मीथेन गैस बनती है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। ठीक है। यह क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। अगर आपसे पूछता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी है, तो मीथेन CH4 है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है गोखुर झील। नदी की वृद्धावस्था में, जो कि नदी के विसर्प ग्रीवा के कट जाने से बनती है, ये झीलें समतल भूमि तथा बाढ़ के मैदान की विशेषताएं होती हैं। यह कैसे बनती हैं? तो यह जो है नदी की वृद्धावस्था, यानी ज़्यादा दिन हो जाने पर वृद्धावस्था में हो जाती हैं, जो कि नदी के विसर्प ग्रीवा के कट जाने से यह जो है झील का निर्माण होता है। यह झीलें समतल भूमि तथा बाढ़ के मैदान की विशेषताएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, आइए देखते हैं। यह जो है वायुमंडल में गैस का ऐसा समूह जो कि सूर्य की लौटती किरणों का अवशोषण अत्यधिक मात्रा में करके पृथ्वी की तेजी से गर्म करती है। IPCC तथा UNEP तहत मुख्य 6 गैस उत्तरदायी। कितनी गैस उत्तरदायी हैं? तो 6 गैस उत्तरदायी हैं। सतत विकास। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया जाए जिससे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है। हिमपात। जब आकाश में वायु का तापमान त्वरित गति से गिरकर हिमांक अर्थात ओ सी से भी नीचे पहुंच जाता है, तो वाष्प सीधे हिमकणों में बदल जाती है तथा इसके नीचे गिरने की प्रक्रिया ही हिमपात कहलाती है। ठीक है। क्या होता है
कि जो वाष्प होता है वह सीधे हिमकणों में बदल जाती है तथा इसके नीचे की प्रक्रिया ही हिमपात कहलाती है। व्यापारिक पवनी। व्यापारिक पवने जो है एक अस्थायी पवन जो उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी रूप में होती है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में आइए देखते हैं। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी जो वर्तमान उच्चावचीय स्वरूप के विकास के पूर्व भी विद्यमान थी और अभी भी अपने यथावत मार्ग पर ही प्रभावित हो रही हैं। उदाहरण स्वरूप सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि जो है नदियां हैं। ठीक है। दैनिक तापांतर क्या है? दैनिक तापांतर किसी भी स्थान के किसी दिन के न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि दैनिक तापांतर क्या है, तो आपको उत्तर देना है कि किसी भी स्थान के किसी दिन के न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। ओशांक के बारे में जानते हो? ओशांक भी कई बार पूछा गया है। तो ओशांक से तात्पर्य उस बिंदु से है जिस पर वायु संतृप्त होकर और अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता खो देती है। तत्पश्चात आर्द्रता छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। क्या होता है ओशांक में कि इसका तात्पर्य उस बिंदु से है जिस पर वायु संतृप्त होकर और अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता खो देती है। तत्पश्चात आर्द्रता छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। अब आइए देखते हैं चक्रवात, जिसको हम इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। चक्रवात अत्यधिक निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं जिसमें हवाएं केंद्र की ओर गति करती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा की ओर होती है। ठीक है। क्या होता है इसमें? इनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा की ओर होती हैं। यह जो है अत्यधिक निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिसमें हवाएं केंद्र की ओर गति करती हैं। अब आइए देखते हैं शब्द है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा में क्या है कि यह जो है संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। इसमें क्या है कि अप्रैल तथा मई में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। यह आम के लिए लाभदायक होती हैं। किसके लिए लाभदायक होती हैं? आम के लिए लाभदायक होती हैं, इसलिए इसको आम्र वर्षा भी बोलते हैं। अंतः प्रवाह प्रदेश। अंत प्रवाह प्रदेश से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिन क्षेत्रों की नदियों का जल किसी खुले समुद्र आदि में न गिरकर विशाल जलाशयों में गिरता है। यूराल, नीपर, नीस्टर, डेन्यूब नदियां इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्या है? इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट शब्द की बात करें तो नेक्स्ट शब्द है ऊष्माद्वीप, हीट आइसलैंड। ठीक है। किसी नगर के ऊपरी भाग का तापमान जो अपने आसपास के अन्य क्षेत्रों से अधिक रहता है ऊष्माद्वीप कहलाता है। क्या है कि किसी नगर के ऊपरी भाग का तापमान जो आसपास के अन्य क्षेत्रों से अधिक है, यानी जो अगल बगल है उससे अधिक रहता है, उसको ऊष्माद्वीप कहते हैं। सामान्य वितरण में यह एक विलग क्षेत्रों के रूप में परिलक्षित होता है। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के बारे में आपने बहुत सुना होगा। यह जो है क्या है? पृथ्वी का समस्त स्थलीय भाग कार्बोनी
फेरस युग में एक पिंड के रूप में था। क्या था? यह जो है कार्बोनी फेरस युग में जो है यह एक पिंड के रूप में था। क्या? गोंडवाना लैंड। उसके बाद क्या हुआ कि संपूर्ण भाग पेंजिया कहा। जो कार्बन ये एक पिंड के रूप में था, उस भाग को पेंजिया कहा गया। पेंजिया के टूटने के क्रम में उत्तरी भाग को लारेशिया, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है। एक जो है स्थलीय भाग, पहले की बात कार्बोनिफेरस युग में जो है यह एक पिंड के रूप में था। ठीक है, जिसके संपूर्ण भाग को पेंजिया कहा गया था। लेकिन जब यह टूटा तो इसको उत्तरी भाग को लारेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब इसी को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। गहन कृषि, यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें उत्तम बीज, उर्वरक, कृषि उपकरणों द्वारा एक ही भूमि पर एक वर्ष से कई फसलों को तैयार किया जाता है। ठीक है। भारत, श्रीलंका, चीन, जापान आदि देशों में गहन खेती का प्रचलन है। गहन खेती में क्या होता है कि यह जो है एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें उत्तम बीज, कृषि उपकरणों द्वारा एक ही भूमि पर, मतलब एक ही स्थान है वहां पर एक वर्ष में कई फसलों को तैयार करने को ही गहन कृषि कहते हैं। ठीक है। ग्रीनविच रेखा, ठीक, शून्य अंश देशांतर रेखा जो ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है, ग्रीनविच रेखा कहलाती है। क्या है? यह जो है ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला है, वहां से होकर के गुजरती है, उसी को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अन्य देशांतर रेखाओं का निर्धारण इसी रेखा से होता है। किस रेखा से होता है? ग्रीनविच रेखा से ही होता है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण बहुत ही कई बार यह जो है परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य होती है, क्या है इसमें कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। यह स्थिति पूर्णिमा को ही होती है। इसमें क्या कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती, यानी जो सूर्य है ये यहाँ है और जो पृथ्वी है वो यहाँ है और चंद्रमा है जो यहाँ है। अर्थात क्या कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी है तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में, क्या है, ये सीधी रेखा में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी की छाया, जो पृथ्वी है इसकी छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि जिसकी सीधी रोशनी इस पर नहीं पड़ पाती है, इसलिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगता है। यह स्थिति जो है पूर्णिमा को ही होती है, अभी आपको याद रखना है। ठीक है। दो आब, दो आब क्या है? दोआब जो है दो नदियों के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान को दोआब कहते हैं। यह शब्द विशेषकर दो नदियों के संगम क्षेत्र की भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। रचना, बारी, बिष्ट आदि प्रमुख दोआब क्षेत्र हैं। ठीक है। क्या है? रचना, बारी, बिष्ट आदि जो है प्रमुख दोआब क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है ध्रुव तारा, पोल स्टार, ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा तारा जो सदैव उत्तर की ओर इंगित करता है। उत्तरी गोलार्ध से यह प्रत्येक स्थान से उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यह वास्तविक उत्तर को इंगित करता है। क्या करता है? कि यह वास्तविक उत्तर को इंगित करता है। जो ध्रुव तारा होता है यह जो है प्रत्येक स्थान से उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है। क्या है?
तो इसको हम उत्तर दिशा को इंगित करने के लिए भी हम जानते हैं। नियतवाही पवनें। नियतवाही पवनों से तात्पर्य है कि ऐसी पवन जो निरंतर एक ही दिशा में चलें। विषुवत रेखीय पवनें, व्यापारिक पवनें तथा ध्रुवीय पवनें नियतवाही पवनों के उदाहरण हैं। यह जो है सारी पवनें जो हमने अभी बताई, यह जो है ऐसी पवन है जो निरंतर एक ही दिशा में चलती रहती है। जेट स्ट्रीम। वायुमंडल में क्षोभ सीमा के आसपास प्रभावित होने वाली तीव्र पश्चिमी पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह 150 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई तथा कुछ किलोमीटर की मोटाई में 50-60 नेट के वेग से चलती हैं। ठीक है, उसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। भ्रंश दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली। भूतल पर हुए दरारों के कारण दो भ्रंशों के मध्य का भाग धंस जाता है। इन्हें दरार घाटी कहा जाता है। जैसे जॉर्डन नदी की घाटी, नर्मदा ताप्ती नदी घाटियों की दरार घाटी की उदाहरण है। ठीक है, या इसमें क्या है कि दो भ्रंशों के मध्य का भाग धंस जाता है, इन्हें दरार घाटी कहते हैं। ऐसे कई सारी दरार घाटियां हैं, मैंने अभी बताया कि जॉर्डन नदी घाटी, नर्मदा ताप्ती आदि जो है इनके उदाहरण हैं। निहारिका नेबुला। ब्रह्मांड में धूल, गैस तथा घने तारों के समूह को निहारिका कहते हैं। निहारिका किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में धूल, गैस तथा घने तारों के समूह को निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। हमारी आकाश गंगा में अनेक निहारिकाएं हैं। यह अत्यधिक तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक की होती है। ठीक है। वर्टिसाल। इस श्रेणी की मृदा वर्षा होने पर फैलती है एवं सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसमें किले की बहुलता होती है, जैसे काली मिट्टी आदि जो है इसके उदाहरण हैं। खादर प्रदेश। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है। यह उपजाऊ प्रदेश होता है। क्या है? यह उपजाऊ प्रदेश होता है। मोनोजाइट बालू। भारत में मोनोजाइट का विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। यह केरल के तट पर पाया जाता है। मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या है? मोनाजाइट बालू जो होता है वह भारत में मोनोजाइट की विश्व में सबसे बड़ी संचित भंडार है। किस देश में? भारत देश में। यह केरल के तट पर पाया जाता है। मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है इससे? थोरियम प्राप्त किया जाता है। टोडा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा क्या है? एक जनजाति है। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। यह जनजाति प्रमुख रूप से पशु चारण का काम करती है। इसका क्या काम है? यह जो अपने पशुओं को चराने का काम करती है। काजीरंगा। काजीरंगा की बात करें तो यह असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे एवं हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे तथा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नार्वेस्टर। गर्मियों में अप्रैल मई महीने में शुष्क एवं उष्ण स्थानीय पवनों के आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से प्रचंड स्थानीय तूफान जिनसे वर्षा तथा ओले पड़ते हैं, इन्हें पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अप्रैल मई महीने में शुष्क एवं उष्ण स्थानीय पवनों के आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से प्रचंड स्थानीय तूफान
जिनसे वर्षा तथा ओले पड़ते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्लोब पर 180 देशांतर के लगभग साथ साथ काल्पनिक रूप से निर्धारित की गई एक रेखा जो प्रशांत महासागर के जलीय भाग से गुजरती है। इस तिथि रेखा के दोनों तरफ 24 घंटे का अंतर होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। अक्षांश 30 से 35 अक्षांश वाली उच्च वायुमंडलीय दाब की शांत पेटी जो कि सूर्य के साथ खिसकती रहती है, अक्षांश कहलाती है। इस भाग में प्रतिचक्रवातीय हवाएं चलती हैं। क्षुद्र ग्रह, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे तारा समूहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे तारा समूहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रह अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? यह जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, यह अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो यह जो है मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। यह जो है असंख्य होते हैं, छोटे छोटे तारा समूह को में होते हैं। अल नीनो, आइए देखते हैं अल नीनो क्या है। अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट से उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रभावित होने वाली गर्म समुद्री धारा है जो हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित करके 30 से 36 दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती है। अल नीनो के कारण सागर में स्थित मछलियों के आधारभूत आहार प्लैंकटन की कमी के कारण मछलियां मरने लगती हैं। ये धारा मानसून को भी प्रभावित करती है। क्या करती है? यह धारा जो होती है अल नीनो धारा, यह मानसून को भी प्रभावित करती है। अवरोही पवन, ऐसी पवन जो रात्रि में ठंडी होकर पर्वतीय ढालों के नीचे घाटी की ओर प्रभावित होती हैं, अवरोही पवन कहलाती हैं। इसे पर्वतीय पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पर्वतीय पवन भी कहते हैं। किस पवन को? अवरोही पवन को। अग्निय शैल, अग्निय शैलों का निर्माण तरल मैग्मा के शीतल तथा ठोस होने से होता है। ये शैल कठोर तथा अप्रवेश्य होते हैं तथा इनमें जीवाश्म का भी अभाव रहता है। उल्का मीटर, ये खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, उल्का कहलाते हैं। ये प्रायः वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कभी कभी बड़ा आकार होने के कारण ये पृथ्वी पर आ गिरते हैं। भुज, गुजरात में कच्छ जिले का मुख्यालय है। इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। किस क्षेत्र में? भुज क्षेत्र में। यह कहाँ है? गुजरात में, कच्छ जिले में मुख्यालय इसका। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके जलाशय का नाम गोविंद सागर है। इस परियोजना से हिमालय प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है। ठीक है। किस परियोजना से? भाखड़ा नागल परियोजना से किसको बिजली प्राप्त होती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है। केप कैमोरिन, तमिलनाडु का दक्षिणी छोर जहां अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी का जल मिलता है, उसे केप कैमोरिन कहते हैं। वुलर झील, यह कश्मीर की घाटी में श्रीनगर के पूर्वी भाग पर अवस्थित है। झेलम नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है। इसके चारों ओर श्रीनगर का विस्तार हो गया है। क्या हो गया है? इसके चारों ओर श्रीनगर का विस्तार हो गया है। किसकी ओर? वुलर झील के चारों ओर। तराई प्रदेश,
इसका विस्तार भाबर प्रदेश के दक्षिण में है, जहां महीन कंकड़ पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तराई प्रदेश में भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं। कार्डमम पहाड़ियां केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित यह पहाड़ियां इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चिल्का झील चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील है। उड़ीसा के तट पर स्थित यह झील वर्तमान में अत्यंत प्रदूषित हो चुकी है। डाचिंगम नेशनल पार्क डाचिंगम नेशनल पार्क श्रीनगर के निकट डाचीग्राम नेशनल पार्क अवस्थित है। यह नेशनल पार्क कस्तूरी मृग एवं तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। संवहनीय वर्षा स्थानीय तापमान वृद्धि के कारण संवहनीय वर्षा होती है। वायु गर्म होकर उस पर उठती है और उठी ओ सॉरी वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर स्थानीय रूप से वर्षा करती है। उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। काली मृदा इसे रेगुर एवं कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। इस मृदा का निर्माण लावा पदार्थ के विखंडन से हुआ है। यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, सूख जाने पर इसमें दरारें आ जाती हैं। वह कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। ज्वारीय वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति समुद्री तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती हैं, जहां ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू से कश्मीर जो है बनिहाल दर्रा जोड़ता है, यह भी आपको याद रखना है। पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक के मैसूर जिले में अवस्थित नेशनल पार्क है। यहाँ हिरण, मगरमच्छ आदि को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। बांगर यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। इस भाग में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता, हुआ बांगर कहलाता है। बैरन द्वीप अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित यह द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार वर्गीज कुरियन हैं। कौन है? वर्गीज कुरियन। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में चीता, तेंदुआ आदि के साथ ही साथ साल के पुराने वृक्षों को संरक्षित किया गया है। एर्नाकुलम केरल का एक जिला है। भारतीय नौसेना का एक मुख्यालय है। इस बंदरगाह नगर में जलपोत निर्माण, रासायनिक खाद और सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कहाँ पर? वो एर्नाकुलम में। ठीक है। एर्नाकुलम कहाँ है? तो यह जो है केरल का एक जिला है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ शेरों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। हल्दिया हुगली नदी के मुख पर अवस्थित एक बंदरगाह है, जहाँ तेल शोधक कारखाना भी है। इस बंदरगाह के बनने से कोलकाता बंदरगाह के दबाव में कमी आई है। हुसैन सागर हैदराबाद में स्थित मानव निर्मित झील है। यह झील मूसी नदी को एक सहायक नदी पर
बनाई गई है। इससे हैदराबाद को जलपूर्ति की जाती है। इससे हुसैन सागर से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उसके निकट यह बंदरगाह स्थापित किया गया। कौन सा बंदरगाह? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जोग जलप्रपात। यह जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में सरस्वती नदी पर स्थित है। यह भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। राजस्थान के अलवर नगर के पास अवस्थित यह राष्ट्रीय उद्यान में बाघ को संरक्षण प्रदान किया गया है। बाघ के अतिरिक्त चीतल, चिंकारा एवं सांभर आदि को संरक्षित किया गया है। साइलेंट वैली। केरल के पालघाट जिले में अवस्थित साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विषुवत रेखीय एवं मानसूनी वृक्षों को संरक्षण प्रदान किया गया है। लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में अवस्थित यह दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत को जाने वाले यात्री इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। किस दर्रे का? लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करते हैं। कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में अवस्थित यह भारत की मीठे पानी की झील में से एक है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इसे वेटलैंड भी घोषित किया गया है। गंगा सागर द्वीप। सुंदरवन डेल्टा के सामने बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का क्षेत्र है। मकर संक्रांति के समय इस द्वीप पर एक बड़ा मेला लगता है। किस द्वीप पर? गंगा सागर द्वीप पर। सांभर झील। भारत में लवणीय जल की सबसे बड़ी झील जो जयपुर नगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस झील से भारी मात्रा में नमक प्राप्त किया जाता है। श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील के उत्तरी छोर पर स्थित भारत का एक मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। सुंदरवन। यह यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। उकाई परियोजना। यह परियोजना तापी नदी पर स्थापित की गई है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से गुजरात को जल विद्युत की प्राप्ति होती है। व्हीलर द्वीप। महानदी एवं ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित द्वीप है। इस द्वीप में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। बॉम्बे हाई। यह तेल क्षेत्र मुंबई से 175 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अरब सागर में स्थित है। यह भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के तेल गंधक की मात्रा अत्यंत कम होती है। कावरत्ती। अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप की राजधानी है। यह प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। यह भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है। यह वाराणसी से नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर को जोड़ते हुए कन्याकुमारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1। इलाहाबाद से हल्दिया तक के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या घोषित किया गया है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्गों को आसानी से याद किया जा सकता है। बकिंघम नहर। यह नहर कोरोमंडल तट पर मद्रास को कृष्णा नदी से जोड़ती है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर की लोकटक झील के निकट स्थित एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अक्टूबर हीट। यह अक्टूबर महीने में अचानक उत्पन्न होने वाली
असहनीय तापीय घटना है जो लौटते हुए मानसून के तुरंत बाद उत्पन्न होती है। यह गर्मी के मौसम जितना गर्म तो नहीं होता, लेकिन यह बहुत ही असहनीय मौसम को जन्म देती है। एल्विडो सूर्य ऊर्जा के विकिरण के पश्चात ऊपरी सतह से परिवर्तन होने की मात्रा को एल्विडो कहते हैं। कुछ सतहें सूर्य की ऊर्जा को परिवर्तित करती हैं तथा अन्य उपायों की अपेक्षा वायु को अत्यधिक गर्म करने में समर्थ होती हैं। आम्र वृष्टि असम में मई में नार्वेस्टर के द्वारा होने वाली वर्षा चाय की खेती के लिए लाभदायक होती हैं। इसी कारण यह चाय वृष्टि कहलाती है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में आर्द्र सागरीय पवनों तथा शुष्क गर्म पवनों के मिलन से अप्रैल मई माह में कॉफी के रोपण के लिए उपयोगी स्थानीय तूफानों को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग इस प्रकार की कृषि जहां फल सब्जी आदि उगाए जाते हों जिन्हें जल्दी बाजार तक पहुंचाना जरूरी होता है, अन्यथा पदार्थ के खराब होने का भय रहता है, उन्हें ट्रक फार्मिंग कहते हैं। डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सेंटर DOARS यह समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई पर स्थापित की जाने वाली प्रणाली है जिसमें दाबीय सेंसर भी लगे होते हैं जिससे जल के प्रवाह को मापा जाता है। इससे सेंसर उपग्रह से जुड़े होते हैं, यही पृथ्वी तल पर संदेश पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग सुनामी की पूर्वी सूचना के लिए किया जाता है। प्लाया मुख्यतः समतल स्थल और अप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलें होती हैं जिनमें वर्षा जल जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है, उन्हें प्लाया कहते हैं। उदाहरणार्थ डीडवाना, कुचामन, सरगोल झीलें आदि भारत की प्लाया क्षेत्र हैं। मृदा रुग्णता लंबे समय से अत्यधिक एवं अनियोजित रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की पैदावार में कमी ला देता है, इसे ही मृदा रुग्णता कहते हैं। याजू नदी यह वह नदी है जो मुख्य नदी के समानांतर बहती है, लेकिन यह कभी भी मुख्य नदी से जुड़ नहीं पाती है, यह याजू नदी कहलाती है। कृषि वानिकी यह एक उत्पादक तकनीकी है जिसमें एक भूभाग का कृषि एवं वानिकी के लिए संयुक्त उपयोग होता है। इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य प्रकाश, मृदा जल, पोषक तत्वों आदि का संतुलित उपभोग, किसानों के लिए अतिरिक्त आय का प्रबंधन, भोजन, चारा एवं ईंधन की अतिरिक्त उपलब्धता तथा मृदा एवं जल संरक्षण सुनियोजित किया जा सकता है। इसके द्वारा कृषि वानिकी के द्वारा। अल्पाइन वनस्पति अधिक ऊंचाइयों में प्रायः समुद्र तल से 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। सिल्वर फर, जूनियर पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। हिमरेखा के निकट अग्रसर होने पर इन वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है। ला नीनो एल नीनो के विपरीत यह शीत सामुद्रिक धाराओं के दोलन से उत्पन्न पेरू तट के असामान्य रूप से ठंडे होने की घटना है। एल नीनो की तरह यह भी मानसून को प्रभावित करता है। मिश्रित कृषि यह एक खेत में एक ही मौसम में दो या अधिक फसलों को उपजाने की प्रक्रिया है। जैसे गेहूं, चना एवं सरसों की रबी फसलें एक साथ ही बोई जा सकती हैं। इसमें वर्षा एवं बाढ़ वाले इलाकों में किसानों को जोखिम
कम हो जाता है तथा मृदा पोषकों की आपूर्ति भी हो जाती है। उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। सीढ़ी नुमा कृषि, यह एक कृषि विधि है जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत तैयार किए जाते हैं, जिससे सतही बहाव की गति धीमी हो जाने के कारण भूक्षरण कम हो जाता है, जबकि उपलब्ध उर्वर भूमि का अधिकतम उपयोग संभव हो जाता है। भारत में शीतकालीन वर्षा, भारत में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर एशिया में उठने वाले अवदाबों के प्रभाव से होती है। ये अवदाब मध्य एशिया, ईरान तथा अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं तथा उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत तथा हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में वर्षण करते हैं। न्यू मूरे द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा स्थित एक द्वीप है जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच दावे प्रतिदावे के कारण विवादित रहा है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कार्बनिक कृषि, कार्बनिक कृषि खेती का वह तरीका है जिसमें मृदा की उत्पादकता बनाए रखने एवं कीट नियमन हेतु फसल चक्र, हरित संद्रों, कंपोस्ट, जैविक कीटनाशकों तथा यांत्रिक जुताई पर निर्भर रहा है। इस कृषि में संश्लेषित उर्वरकों को सीमित प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यह बहुत ही आपके लिए बेहतर होगा और आपने पूरा वीडियो फुल देखा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।